हेलो स्टूडेंट्स, टॉप एजुकेटर्स ऑनलाइन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अकाउंटेंसी 12th क्लास की रिवीजन सीरीज़ चल रही है। आप सभी लोग बहुत प्यार दे रहे हैं, बहुत अच्छे से वीडियोस को देख रहे हैं। आप अपनी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी कर रहे होंगे, ये हम आशा करते हैं। भगवान आपका साथ दे, आपकी मेहनत रंग लाए। इसी सीरीज़ में हम रिवीजन सीरीज़ में क्लास 5 लेकर आए हैं आज। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बच्चों, आपको मैंने एक बात पहले समझाई थी कि जब भी पार्टनरशिप फर्म प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाती है तो उसमें एक कंसेप्ट हमने पढ़ा था, गारंटी ऑफ प्रॉफिट का। याद है? तो गारंटी ऑफ प्रॉफिट में हमने एक प्रकार का ऐसा क्वेश्चन देखा था जिसमें ऑलरेडी पार्टनर हैं और एक पार्टनर किसी दूसरे को या दो पार्टनर मिलके किसी एक को गारंटी दे रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब कई बार क्या होता है, कोई पार्टनर एडमिट हो रहा है अगर, तो फिर उसको भी तो गारंटी दी गई है। एडमिशन करते समय ही गारंटी दे दी गई है। तो ऐसे केस में हमें क्या करना होता है, एडमिशन कर रहे हैं उसका, तब गारंटी ऑफ प्रॉफिट कैसे निकलेगा और गारंटी ऑफ प्रॉफिट का कमिटमेंट कैसे फुलफिल होगा, ये आज हम इस क्वेश्चन में देखेंगे। तो चले आइए देखें। क्वेश्चन है, काजल एंड कामिनी शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। दो पार्टनर हैं, काजल है, कामिनी है, 3:2 में अपना रेशो बांटते हैं प्रॉफिट का। दे एडमिट राहुल एज अ पार्टनर। तो राहुल कौन हो गया? न्यू पार्टनर। राहुल कौन हो गया? न्यू पार्टनर। कितने भाग के लिए? फॉर 1 शेयर, 1/4 शेयर, 1/4 शेयर। राहुल को एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए इन प्रॉफिट्स विथ गारंटी दैट, अब गारंटी भी दी गई है, दिस शेयर, हिज शेयर of profit shall not be least 50,000, shall not be at least 50,000। मतलब उसको वादा कितने का किया है? कमिटमेंट किया है 50,000 रुपए से कम का प्रॉफिट तुम्हारा नहीं होगा। अच्छा, यहां कोई सिंगल पार्टनर कमिटमेंट कर रहा है कि या बोथ पार्टनर कमिटमेंट कर रहे हैं? काजल एंड कामिनी बोथ पार्टनर्स आर कमिटिंग to the Rahul. Okay, how much amount? 50,000। 50,000 कमिटमेंट की गई है। The net profit of the firm for the year ending on 31st March 2015 कितना दिया है? Was 1,60,000। 1,60,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया है फर्म ने। किस दिन? आपके 31 मार्च 15 वाले साल खत्म होने पर। आपसे कहा गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइए। यह क्वेश्चन एग्जाम 2020 में आ चुका है। अब इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में आ जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो थोड़ा सा दिमाग में ओवरव्यू लीजिए। देखें, 1,60,000 बताओ ये कहां से आया होगा? P&L अकाउंट से आया होगा। कहां चले जाएगा? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड चले जाएगा। मैंने आपको समझाया है, पिछले वीडियो देखे नहीं हो तो देखें जाके, ठीक है। उसके बाद क्या कोई कमीशन, सैलरी, IOC, IOD के एडजस्टमेंट है? नहीं है। बस इसी प्रॉफिट को मैं क्या कर दूंगा, पहले तीनों पार्टनर के बीच में बांट दूंगा। कौन कौन पार्टनर है? काजल, कामिनी और राहुल। लेकिन एक बात ध्यान रखना, यहां तो हमें रेशो केवल काजल और कामिनी का दिया हुआ है और राहुल का भी 1/4 दिया हुआ है। लेकिन जब भी ऐसा केस रहे तो सबसे पहले हमें फर्म का न्यू रेशो निकालना पड़ता है और न्यू रेशो
कैसे निकलता है वो हम अभी सीखेंगे। तो 1/4 हिस्से के लिए राहुल को एडमिट कर रहे हैं। 3:2 काजल और कामिनी का तो ऑलरेडी है। अच्छा, फर्म का टोटल हिस्सा पहले कितने इसमें बटा करता था? केवल 2 पार्टनर में। अब कितनों में बंटने लगेगा? 3 पार्टनरों में। तो ऐसे केस में हमें तीनों का न्यू रेशो निकालना पड़ जाता है, और न्यू रेशो निकालने के बाद जो नया रेशो आएगा उसी में हमें काजल, कामिनी और राहुल का हिस्सा बांटना पड़ेगा। बोलो, बात समझ में आ रही क्या? ठीक है। जब हिस्सा बट जाएगा, मतलब 1,60,000 में इसके कुछ हिस्से इसके आएगा, कुछ हिस्से इसको मिलेगा, कुछ हिस्सा इसको मिलेगा, तो वो जितना हिस्सा मिला उस हिस्से को देखना, क्या राहुल को किया हुआ कमिटमेंट पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 50,000 का कमिटमेंट किया था राहुल को, उतना पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो फिर इस वादे की गारंटी पूरी कौन करेंगे? इस वादे की गारंटी, इस कमिटेड वादे की गारंटी जो रहेंगे ये दोनों मिलके करेंगे, काजल और कामिनी। बोलो, बात समझ में आ रही क्या? आ रही है। बड़े आगे बढ़ते हैं तो देखें अब इसी क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। तो देखो, ये है क्वेश्चन, लेकिन मैंने आपको कहा था कि पहले हमें पार्टनर्स का न्यू रेशो निकालना पड़ेगा। तो आइए न्यू रेशो निकालते हैं। देखिए, समझना, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। राहुल का हिस्सा कितना दिया है? 1/4, 1/4। 1/4 के लिए राहुल फर्म में आ रहा है। तो ऐसे केस में पहले जो आ रहा होता है पहले उसको दे दो, और जो बच जाए वो हिस्सा फिर पुरानों में बांटो। तो ध्यान दो, हमने माना कि फर्म का टोटल हिस्सा कितना है? फर्म का टोटल हिस्सा है 1। ये अज्यूम करा। इसमें से पहले राहुल का हिस्सा माइनस कर दो, 1/4। 1 में से 1/4 माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग शेयर बच जाएगा 3/4। अब 3/4 जो बचा ये किस किस के लिए बचा? तो ये बचा काजल और कामिनी के लिए बचा। अब ये काजल और कामिनी इसी हिस्से को अपने में बांट लेंगे। तो देखें कैसे कैसे बांटेंगे। तो सुनो, 3/4 जो हिस्सा बचा है काजल के लिए और 3/4 हिस्सा जो बचा है कामिनी के लिए, इसमें काजल को मिलने वाला शेयर 3/5 होना चाहिए और कामिनी को मिलने वाला हिस्सा 2/5 होना चाहिए। ऐसा क्यों हुआ सर? क्योंकि याद करो, काजल और कामिनी का जो शेयर था वो 3:2 का था। तो 3 और 2 को जोड़ो तो 5 होता है, 3/5 2/5। अब 3/5 2/5 में हमने काजल और कामिनी के हिस्से को ये बांट दिया। देखो जरा इधर, ये काजल का और ये कामिनी का। बात समझ में आ रही क्या? अब एक बात और, आफ्टर गिविंग टू राहुल, काजल्स शेयर विल बी 9/20 and Kamini's share will be 6/20. ओके, तो 9/20 and 6/20। अच्छा, जब आप बोलते हैं कि काजल का 9/20 आ रहा है, फिर कामिनी का 6/20 आ रहा है, और राहुल का तो ऑलरेडी 1/4 दिया हुआ है। तो राहुल का जब 1/4 दिया है, इन दोनों के डिनोमिनेटर में 20 आ रहा है, तो इसके डिनोमिनेटर में भी 20 लाना पड़ेगा। 20 लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा?
न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बताइए ये 5/20 हो जाएगा। तो राहुल का हिस्सा भी 5/20 बैठ गया। तो ये देखो राहुल का हिस्सा 5/20 किया गया है। 1/4 हिस्सा ऑलरेडी था। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए मैंने 5/5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर दोनों में, तो 5/20 इसका हिस्सा आ गया। अब न्यू शेयर की बात करें तो न्यू शेयर काजल, कामिनी और राहुल का कितना बन गया? 9:6:5। इसको जोड़ के देखें तो इसका टोटल 20 बैठता है। तो 9/20, 6/20 एंड 5/20। चलिए अब बात आई, मैंने आपको कहा था कि हमें पहले प्रॉफिट का बंटवारा करना पड़ेगा। तो प्रॉफिट का बंटवारा करेंगे तो बच्चे 1,60,000 को 9/20 में बांटा तो 72,000 काजल के हिस्से आया। वैसे ही 1,60,000 का प्रॉफिट गिवन है, उसको 6/20 में बांटा तो 48,000 कामिनी के हिस्से बैठा। फिर आगे बात करें तो राहुल के हिस्से में 1,60,000 इंटू 5/20 किया तो बच्चे 40,000 आया। अब मुझे एक बात याद करके बताओ, राहुल को कितना वादा किया था? 50,000 का। कितना मिल रहा है राहुल को? 40,000। कितने कम मिल रहे? 10,000। तो ये 10,000 की कमी कौन पूरी करेगा? काजल और कामिनी पूरी करेंगे। यहां कोई एक पार्टनर ने थोड़ी वादा किया है, दोनों ने मिलकर वादा किया है, तो वादे निभाएंगे ये दोनों। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है, राहुल से शेयर इज 40,000 विच इज लेस देन गारंटीड अमाउंट ऑफ ₹50,000, therefore difference of ₹10,000 will be borne by Kajal and Kamini in which ratio? In old ratio 3:2। अच्छा 3:2 आप चाहो तो इसको भी करके कर सकते हो, चेक करो। यहां पर 3:2 ही बैठेगा, काट के देखो इन दोनों का शेयर। तो काजल और कामिनी 3:2 में 10,000 के कंपनसेशन राहुल को करके देंगे। बोलो क्लियर है क्या? तो चलो आओ इसके सॉल्यूशन पे देखते हैं। ये है बच्चे सॉल्यूशन। P&L अकाउंट से 1,60,000 का प्रॉफिट उतारा P&L एप्रोप्रिएशन में। 72,000 हिस्सा बट के आया था, वो किसको बटा? काजल के कैपिटल अकाउंट में गया। 48,000 हमारे को कामिनी के कैपिटल अकाउंट में गया। अभी गया नहीं, मतलब ले जाना है, मतलब इतना हिस्सा उसके बटा। 72,000 इसको बटा, 48,000 इसको बटा, और राहुल के हिस्से 40,000 आया, जो अभी अपन ने यहाँ पे बांटने के बाद निकाला। 72, 48 और 40। बात समझ में आई? अब साहब कमी कितनी पड़ रही थी? तो कमी पड़ रही थी 10,000 की। तो राहुल जो है इसको 10,000 मिलना चाहिए। तो बताओ ये 6 और 4 जोड़ेंगे तो बच्चे 10,000 जुड़ जाएगा। तो राहुल की कमी पूरी करके 50,000 का कमिटमेंट पूरा कर दिया उसका। अब जब 50,000 का कमिटमेंट पूरा कर दिया, कौन ने किया भाई? काजल और कामिनी ने किया। किस रेशो में किया मेरे बेटा? तो 3:2 में किया। तो देखो आप 10,000 को 3/5 और 10,000 को 2/5 में बांटो। तो 10,000 को 3/5 में बांटेंगे तो 5 से काटा, 5 दूनी 10, 2,000 2 तिया 6,000 ये आया बच्चे। इधर 5 से काटा, 5 दूनी 10, 2,000 और ये 4,000 रुपये आया बच्चे। तो 6,000 की कमी काजल पूरी करेगी और 4,000 की कमी कौन पूरी करेगा? कामिनी। तो देखो 6,000 रुपये काजल के हिस्से में से राहुल को चले गए, तो 72 में से 6 घटाए तो 66,000 काजल के हिस्से पड़ा। 4,000 कामिनी के हिस्से में से घटाया और टोटल कामिनी को जाने वाला हिस्सा 44,000 बचा।
तो ये दोनों अपना हिस्सा कम कर ले रहे हैं और राहुल को दे दे रहे हैं, इसलिए राहुल के हिस्से में ये ऐड हो जा रहा है। ऐड हो जाने के बाद राहुल के कैपिटल में 50 चले गए, कामिनी के 44,000 चले गए और काजल के 66,000 चले गए। बताइए ये क्वेश्चन समझ में आया क्या? वही है पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट ही है बच्चे। ये हो गई गारंटी की फुलफिलमेंट। इसी प्रकार से आपको एग्जाम में करके आना है। बताइए कर लेंगे? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो पसंद करें, लाइक करें। चले आगे बढ़ रहे हैं हम। आपने इनका स्क्रीनशॉट लिया होगा तो ले लो, नहीं लिया हो तो अभी ले लो। ये लो, ये क्वेश्चन है। अच्छा, कुछ बच्चे बोल रहे होंगे सर इसका हिंदी नहीं करके लाए। मैं आपको बता दूं बेटा, हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी न्यूमेरिकल तो इंग्लिश में ही किया करो। अगर आज से इंग्लिश की आप आदत नहीं डालोगे तो आगे आने वाले समय में बहुत तकलीफ आनी है, क्योंकि इंग्लिश में ही अकाउंटेंसी करना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इंग्लिश ही चलती है और इंग्लिश में ही अकाउंट्स करना ज़्यादा उचित है, क्योंकि उसमें समझ में बहुत जल्दी आ जाएगा। हिंदी में अकाउंट्स बनाओगे तो फिर भैया आप डेबिट को नामे बोलोगे, क्रेडिट को जमा बोलोगे, तो ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है, हिंदी वाले भी अपनी इंग्लिश इंप्रूव करें और इंग्लिश सीखें। ठीक है, तो न्यूमेरिकल तो आपको इंग्लिश में ही करने चाहिए। चले आगे बढ़े। ये इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, ये सॉल्यूशन है, मेन सॉल्यूशन देखें। ये इसका वर्किंग नोट था अपना न्यू रेशो निकालने का। चलो अगला एक और क्वेश्चन आया, गारंटी ऑफ प्रॉफिट वाला ही करते हैं इसको। आओ देखें, अमित एंड बाबू आर पार्टनर्स इन द रेशो ऑफ 3:2। 3:2 का रेशो है। अमित और बाबू दो पार्टनर हैं। दे एडमिट चारू को एडमिट कर रहे हैं फॉर 1/6 शेयर। 1/6 शेयर के लिए चारू को एडमिट किया जा रहा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेबल 6% पर एनम। ओके, आईओसी जो है वो 6% पर एनम है। मुझे याद आ रहा होगा ये पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में जाएगा। अमित पर्सनली गारंटीड, ध्यान देना, किसने गारंटी दी है? अमित ने। किसको? चारू को। अमित गारंटी दे रहा है। ये जो अमित है ये चारू को गारंटी दे रहा है। क्या बाबू दे रहा है? नहीं, बाबू नहीं दे रहा है। तो बाबू के हिस्से में से घटेगा क्या? नहीं घटेगा, केवल अमित के हिस्से में से घटाएंगे, चारू को अगर हिस्सा कम बैठता है तो। आगे, चारू शेयर ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वुड नॉट बी लेस देन 30,000। चारू को कमिटमेंट कितना कर रहा है अमित? 30,000 रुपए का, कि चारू तू मेरी पार्टनर है, तुझे आफ्टर आईओसी प्रॉफिट में हिस्सेदारी मिलेगी तो वो कभी भी 30,000 से कम नहीं होगी। कम रहेगी तो मैं आपके सामने हूं, मैं आपको क्या करूंगा? कमिटमेंट पूरा करूंगा, मेरा शेयर छोड़ दूंगा। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल वर दे रखी है। अमित की कैपिटल 250, बाबू की कैपिटल 2 लाख और चारू की कैपिटल 1.5 लाख। ये कैपिटल दी है तो इस पर हमें क्या निकालना पड़ेगा? 6% का ब्याज निकालना पड़ेगा। ओके, द प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज 1,50,000। 1,50,000 का क्या दिया हुआ है? प्रॉफिट दिया है, हमारे पी एंड एल अकाउंट से आया है ये प्रॉफिट। बोलो क्लियर? इफ द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज 3:2:1, नया रेशो दे दिया। देखो नया रेशो दे दिया, नया रेशो दे दिया। हमने पिछले क्वेश्चन में न्यू रेशो निकालना देखा, अगर नहीं देता तो इसमें भी निकालना पड़ता। इसमें तो दे दिया तो हमें वर्किंग नोट बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।
तो ये 3:1 के रेशो को न्यू रेशो है। आपसे बोला गया प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एग्जाम 2023 में आ चुका है बच्चे ये क्वेश्चन, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, हम फिर इसको सॉल्व करते हैं। आओ चलें। देखना प्यारे बच्चे, P&L अकाउंट से प्रॉफिट लिया 1.5 लाख बाय P&L। ये बनाना सिखाया है ना P&L एप्रोप्रिएशन। जिनने वीडियो नहीं देखी है पीछे जाके पहले वीडियो देख के आए, ठीक है। बाद में, क्योंकि ये 5वीं वीडियो है, 4 वीडियो ऑलरेडी पहले डल चुकी है। 1,50,000 आ गया। अब पहले IOC देनी पड़ेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले लो, अमित की, बाबू की और चारू की, तीनों की। तो कैपिटल पर इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। आओ, ये देखो कैपिटल कितनी है, ये 2.5 लाख है। 2.5 लाख का 6%, 1 मिनट, बच्चे ये यहां पर है ना परसेंटेज गलत छप गया है। ये डेट चालू इंटरेस्ट, हाँ ये 10% होना चाहिए, यहाँ पर 10% होना चाहिए, ठीक है। ये 6% गलत छपा हुआ है। 10% करेंगे तो 2.5 लाख का 10% 25,000, 2 लाख का 10% 20,000 और 1.5 लाख का 10% 15,000 IOC आएगा। तो देखो 25,000, 20,000 और 15,000, 10% हमने ब्याज निकाल दिया, ठीक है। आप उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट को सुधार लेंगे अपने क्वेश्चन में, ठीक है। 10% ब्याज देना है। चलें फिर आगे देखें। जब हम 1.5 लाख में से 60,000 माइनस कर देंगे तो मेरे पास प्रॉफिट बचेगा 90,000 का। बोलो क्लियर। प्रॉफिट 1.5 लाख में से IOC घट गया, घटने के बाद कितना प्रॉफिट बचा, 90,000। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट 90,000 बचा। अब किन किन में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तीनों पार्टनर में, अमित, बाबू और चारू में। तो बच्चे जब आप इसको 3:2:1 में बांटते हो तो अमित के हिस्से बैठता है 45,000, बाबू के हिस्से बैठता है 30,000 और चारू के हिस्से बैठता है 15,000, ठीक है। अब मेरे प्यारे बेटा यहां पर मैंने दिखा अमित कैपिटल अकाउंट, अमित के हिस्से आया 45,000। यहां लिखा बाबूस कैपिटल अकाउंट, बाबू का हिस्सा मिला 30,000। फिर मैंने लिखा चारूस कैपिटल अकाउंट, चारूस के हिस्से आया 15,000। अब चारू को कितना कमिटमेंट किया था अमित ने, याद करो। तो कमिटमेंट याद करें, मेरे को याद नहीं है, दिखाओ मेरे को क्वेश्चन। कमिटमेंट कहाँ लिखा है, ये रहा। कितने का कमिटमेंट किया था, 30,000 का कमिटमेंट किया था। और प्रॉफिट बांट लेने के बाद मेरे बेटा चारू को मिल कितना रहा है, केवल 15,000। कितनी कमी पड़ रही है, 15,000। तो 15,000 की कमी किससे पूरी करवाएंगे, अमित से। अमित के हिस्से में से माइनस कर दो और चारू के हिस्से में जोड़ दो। तो बताइए 30,000 चारू को मिल जाएंगे। चारू खुश, अमित भी खुश, क्योंकि अमित ने अपना वादा पूरा किया और वादे पूरे हो जाए तो सभी खुश। देखो 45 में से 15 घटा दिए, 30 बचे। 30,000 बाबू के हिस्से आ गया और 30,000 चारू के हिस्से बैठ गया। बस ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया साहब। 1.5 लाख से 1.5 लाख से आपका टोटल मैच हो गया। ये अकाउंट्स ऐसे मेंटेन करना है, ओके। बढ़े आगे, सभी को समझ में आया होगा। आप एक काम कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। क्वेश्चन का भी ले लिया था स्क्रीनशॉट,
नहीं लिया हो तो अभी ले लीजिए, ले, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक बात और ध्यान देना, सर आपने मेरे को कैपिटल अकाउंट मेंटेनेंस, फिक्स कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, P&L एप्रोप्रिएशन सब बनाना बता दिए, कौन चीज कहाँ आती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट में आता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट में आता है, फिर फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के सब किस में क्या क्या आना है वो सब आपने बता दिया। आपको याद है तो आप कर लेते हो, हम तो बच्चे हैं, हमको कैसे आएगा, बताओ ना सर। तो बेटा कोई भी अकाउंट जो इफेक्ट होता है वो जर्नल एंट्री की मदद से इफेक्ट होता है। जर्नल एंट्री जब तक आपके दिमाग में रहेगी तो आप अकाउंट्स अच्छे से मेंटेन कर पाएंगे। आपको जर्नल एंट्री सीखनी पड़ती है। तो सर आपने पहले जर्नल एंट्री क्यों नहीं सिखाई, डायरेक्ट अकाउंट क्यों सिखा दिया? मैंने अकाउंट्स इसलिए सिखाया ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए और आपके दिमाग में आ जाए कौन चीज कहां आती है। अब मैं वो बताने वाला हूं कि वो चीज वहां क्यों आती है। तो वो समझने के लिए आइए हम देखते हैं जर्नल एंट्रीज रिलेटिंग टू द P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सर आपने ये बात बताई मेरे को, क्या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब बनाते दो मेथड फॉलो करते, फिक्स कैपिटल मेथड, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स में 2 अकाउंट बनते, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग में केवल एक बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और इसी के साथ P&L एप्रोप्रिएशन भी बनता। तो P&L एप्रोप्रिएशन बनता है तो साहब यहाँ डेबिट में कई चीज़ें लिखते हैं, सैलरी, कमीशन, फिर IOC, फिर अपना इधर लिखते हैं IOD, इधर P&L। तो ये बच्चे यहाँ क्यों आया, ये यहाँ क्यों आया, सैलरी, कमीशन, IOC ये डेबिट में क्यों आया? तो वो जर्नल एंट्री की मदद से आता है और वो जर्नल एंट्री हमें अब सीखनी है। ये आपको कुछ ट्रांजैक्शन दिए हैं, उसके बारे में जर्नल एंट्री में बताता हूं। चलो आओ देखें ध्यान से। पहला लिखा फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जर्नल एंट्री क्या होती है, ध्यान देना। पार्टनर्स की कैपिटल पर फर्म ब्याज देती है। तो फर्म जब ब्याज दे रही है तो वो कैपिटल पर ब्याज फर्म के लिए खर्चा है, ऑल खर्चे डेबिट होते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। और क्योंकि ये पार्टनर्स कैपिटल में जाता है तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहां पर करंट अकाउंट का नाम भी आ सकता है, टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। ध्यान दे, IOC इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट। अब इस अकाउंट की, इस जर्नल एंट्री की पोस्टिंग समझो साहब। एक बना IOC अकाउंट, एक बना पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। यहां IOC डेबिट हुआ है तो यहां डेबिट में डालेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। और ये जब करंट अकाउंट है तो इसके कहां जाएगा, क्रेडिट में, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। बताओ इससे कैपिटल पार्टनर की क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो हमने IOC को क्रेडिट में लिखना सिखाया है, याद करो। वैसे ही IOC अकाउंट के डेबिट में डाल दिया तुमने। फिर दूसरी एंट्री पास होगी साहब। दूसरी एंट्री क्या पास होगी, ये IOC खर्चा है फर्म का, तो ये खर्चा कहाँ चले जाएगा, तो ये खर्चा जाएगा P&L
एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। अब इसकी पोस्टिंग होगी तो सुनो, ये पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा, तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में इसकी पोस्टिंग होगी टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करके। अच्छा, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में तो डाल दिया, आईओसी अकाउंट के क्रेडिट में चले जाएगा बाय पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बताइए आईओसी अकाउंट क्लोज हो जाएगा, मतलब खर्चा बुक हुआ और जाकर के पी एंड एल में ट्रांसफर हो गया। तो ये जर्नल एंट्री के जरिए ये लेजर बन रहे हैं। सर आपने एक नियम बोला था ऑल खर्चे डेबिट होते हैं, ये 11th का बेस है बच्चे। मैं ये मान के चल रहा हूं आप 12th में 11 का बेस आपने पढ़ा हुआ होगा, जर्नल एंट्री के नियम आपको आते होंगे। तो मैं अभी वहां पर नहीं जाऊंगा, जब 11 का क्लास लेकर आएंगे जब हम उसको करवाएंगे, ठीक है। तो यहां पर ये खर्चा बुक हुआ, पार्टनर्स की कैपिटल को इंपैक्ट किया और वो खर्चा फिर पी एंड एल अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। तो वो जो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन हम बार बार बनाते हैं और उसमें आईओसी को डेबिट में लिखते हैं, तो वो इस एंट्री की वजह से लिखते हैं। बात समझ में आ रही है क्या? ये इस एंट्री की वजह से। चलो ठीक है, आगे दूसरा क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसकी एंट्री समझाओ सर। तो समझो प्यारे बच्चे, देखना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री, जर्नल। फर्म से पार्टनर ने ड्राइंग करी, उस पर ब्याज फर्म लगाएगी। तो फर्म जब ब्याज लगाएगी तो उससे क्या मांगेगी? ब्याज मांगेगी। फर्म के लिए इनकम हो जाएगा, और इनकम सारी क्या होती है? क्रेडिट। ये नियम क्यों बोला सर? अरे 11 में पढ़ा है मैंने, इसीलिए बोला है, आप भी पढ़ो। अगर आपका 11 का अकाउंट कमजोर है तो आपको उसको पक्का करना है, आपको पढ़ना है उसको। सर अभी 12th का पढ़े 11 का पढ़े, क्योंकि आप नालायक थे इसलिए 11th का नहीं पढ़ा। अब पढ़ लो ताकि आगे तुम्हारे को भविष्य में परेशानी ना आए। एग्जाम में तो आनी है फिर, अब 11th का बेस कमजोर है तो। चलिए 12th पे अपन है, तो आईओडी के केस में जर्नल क्या होती है, तो ध्यान से सुने। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट या पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट, दोनों में से कोई भी आ सकता है। या तो पार्टनर्स करंट ले लो या कैपिटल ले लो। कैपिटल कब आएगा? फ्लक्चुएटिंग का केस हो। करंट कब आएगा? जब फिक्स का केस हो। टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब साहब क्रेडिट हुई है, आईओडी क्रेडिट हुई है। क्रेडिट हुई है क्यों? क्योंकि ऑल इनकम क्रेडिट होती है, फर्म की बुक्स में एंट्री हो रही है, तो आईओडी क्रेडिट कर दी गई है। अब क्या होगा? इसका इफेक्ट आएगा। तो इफेक्ट सुनो इधर, ये बनेगा पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। तो बच्चे इसकी पोस्टिंग करो, तो पोस्टिंग आएगी डेबिट साइड में आईओडी, तो यहां डेबिट में पोस्टिंग हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, फिर क्या करेंगे? इस आईओडी को ट्रांसफर करेंगे। तो ट्रांसफर एंट्री करेंगे, तो भैया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर इसको डाल के लेजर क्लोज कर देंगे, क्योंकि आईओडी का लेजर खुल गया है। अरे सर कैसे खुल गया? ये लो मैं आईओडी का लेजर खोल देता हूं। ये आईओडी क्रेडिट हुआ है, तो क्रेडिट में पोस्टिंग होगी बाय पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। अच्छा सर, इधर क्रेडिट तो इधर डेबिट।
ठीक है। अब ये क्लोजिंग एंट्री की पोस्टिंग बताओ भाई, आईओडी को ट्रांसफर किया, इसकी एंट्री क्या होगी? तो सुनो, यहां आईओडी क्या हुआ है? डेबिट। तो यहां पे डेबिट में पोस्टिंग होना टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जो ये फिगर रहेगा, ये फिगर इधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये लेजर क्लोज हो जाएगा। और ये लेजर कहां को ट्रांसफर हो गया साहब? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को ट्रांसफर हो गया। तो एक अकाउंट और बन जाता है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन जाता है साहब। तो यहां पर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन क्रेडिट हुआ है, तो साहब क्रेडिट में लिख देंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो याद करो, अभी पीछे हम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन पढ़ के आए हैं, तो उसके क्रेडिट पक्ष में आईओडी लिखते हैं। ये बातें मैंने बताई है आपको, समझ में आ रहा है सभी को? इस वजह से ये यहां पर क्रेडिट हुआ है। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। अगला, फॉर पार्टनर सैलरी एंड कमीशन। पार्टनर की सैलरी और कमीशन के लिए भी एंट्री की जाती है। तो आओ कैसे करते हैं, आओ सुनो। पार्टनर्स सैलरी एंड कमीशन, खर्चे सारे डेबिट करो। सैलरी अकाउंट डेबिट, कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल कब आएगी? जब फ्लक्चुएटिंग का केस हो। और करंट कब आएगा? जब फिक्स्ड का केस हो। पोस्टिंग बताओ, तो कितने लेजर खुले रहे? एक तो सैलरी का, एक तो कमीशन का, और एक पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट खुला। ये 3 लेजर खुले हैं यहां पर। बोलो डन। 3 है ना, 1 2 3, सैलरी, कमीशन एंड पार्टनर कैपिटल करंट। अब सैलरी, चलो पोस्टिंग करो। सैलरी यहां डेबिट हुई है, तो डेबिट में पोस्ट करेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। चलो कमीशन में पोस्टिंग करो, तो टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। फिर पार्टनर कैपिटल और करंट अकाउंट में पोस्टिंग करो, तो बाय सैलरी और बाय कमीशन। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का केस हो तो कैपिटल में चले जाएगी, क्रेडिट साइड में सैलरी कमीशन, और फिक्स का केस हो तो करंट अकाउंट के क्रेडिट में चली जाएगी। इससे पार्टनर की कैपिटल बढ़ती है क्रेडिट में लिखने से। अब देखो साहब, कैपिटल करंट के क्रेडिट में तो जा चुके, खर्चे रिकॉर्ड हो चुके। अब खर्चे रिकॉर्ड हो गए तो खर्चों को क्लोज करना पड़ता है, तो खर्चे ट्रांसफर कर दो काय में? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट टू कमीशन अकाउंट। साहब एक लेजर और खुल गया, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। तो चलो यहां खोल देता हूं, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलो पोस्टिंग करो, तो डेबिट में लिखेंगे टू सैलरी टू कमीशन, क्योंकि ये डेबिट हुआ है। पोस्टिंग करते समय नाम उसका आएगा जो क्रेडिट में लिखे हैं, टू सैलरी टू कमीशन। ये सब जर्नल बनाना, लेजर बनाना, ये सब 11th में पढ़ाया जाता है, वहां सीखे होंगे आप लोग। बताइए क्या पी एंड एल के डेबिट में, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में सैलरी एंड कमीशन क्यों लिखा जाता है? तो वो इस कारण से लिखा जाता है, इस एंट्री की वजह से लिखा जाता है। उसके बाद इनकी दूसरी पोस्टिंग कहां होती है? तो यहां होती है बाय पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो बताइए सैलरी का अकाउंट क्लोज हो जाएगा,
फिर इधर आ जाएगा कमीशन में बाय पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो बच्चे ये कमीशन का लेजर भी क्लोज हो जाएगा, क्योंकि खर्चों के लेजर खुले नहीं रखे जाते हैं, उनको क्लोज करके बंद कर दिया जाता है। तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन को पहुंच गया ये। बात समझ में आ गई? ठीक है, बढ़े आगे। चलो और एक बात सुनो, रिजर्व में ट्रांसफर करने की एंट्री। रिजर्व में ट्रांसफर क्या होता है? सुनो, फर्म ने प्रॉफिट कमाया, तो प्रॉफिट कमाने के बाद वो सोचती है कि थोड़ा बहुत पैसा एक काम करें, फ्यूचर में किसी पर्पस के लिए रख लें, किसी उद्देश्य के लिए रख लें, तो उसके लिए रिजर्व बनाए जाते हैं। और रिजर्व बना के प्रॉफिट को रख लिया जाता है अलग, एक अलग लेजर में मेंटेन कर दिया जाता है, और वो जो पैसा है किसी बैंक में सेपरेटली अकाउंट खुलवा के उसमें जमा कर दिया जाता है। तो वो रिजर्व की एंट्री क्या होती है? तो सुने बच्चे, रिजर्व बनाना है तो रिजर्व की एंट्री बनेगी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व अकाउंट। रिजर्व के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर देंगे। पोस्टिंग करते समय याद रखना, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से पैसा ट्रांसफर होगा, तो यहां पर लिख देंगे टू रिजर्व, जो भी स्पेसिफिक रिजर्व हो सकता है बेटा, तो ये रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। अच्छा, दूसरा इफेक्ट क्या आएगा? दूसरा इफेक्ट, रिजर्व का लेजर खुल गया, रिजर्व अकाउंट, तो इधर चले जाएगा बाय पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बस साहब, ये रिजर्व क्लोज होकर यहाँ बैलेंस सीडी के रूप में लिख जाएगा, और ये कहाँ चले जाएगा? बैलेंस शीट में चले जाएगा। यहाँ जब तुमने पी एंड एल एप्रोप्रिएशन लिख दिया, तो यहाँ जो पी एंड एल से प्रॉफिट लाए थे आप, ये प्रॉफिट इसको ये रिजर्व कम कर देगा, और यहाँ जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है वो मेरा कम हो जाएगा, और यही डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट पार्टनर्स में बट जाएगा। बात समझ रहे हैं? बढ़े आगे। तो ये रिजर्व बनाने की एंट्री हो गई। देखें अगला क्या है? फॉर ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट बैलेंस बीइंग प्रॉफिट। क्रेडिट बैलेंस जो है वो ट्रांसफर करने की एंट्री। तो क्रेडिट बैलेंस ट्रांसफर क्या होता है समझना। ये पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है, तो यहां पर आप बाय पी एंड एल लिखते हो, इधर तुम सारे खर्चे, सैलरी, कमीशन, आईओसी, इधर आईओडी ये लिखते हो, ये इधर का टोटल लगा के घटाते हो, तो ये जो पार्टनर कैपिटल एंड करंट अकाउंट में डालते हो ये बैलेंस, तो ये क्रेडिट बैलेंस होता है। क्रेडिट बैलेंस होता है। क्यों होता है क्रेडिट बैलेंस? क्योंकि ये वाला पक्ष बड़ा है, ये वाला पक्ष छोटा है, तो इस पक्ष में से टोटल करके इसको घटा दें, तो जो बैलेंस बचता है तो ये क्रेडिट बैलेंस बचता है। और यही क्रेडिट बैलेंस कहां ट्रांसफर हो जाता है मेरे प्यारे बेटा? पार्टनर्स के कैपिटल एंड करंट अकाउंट में। तो सर इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है वो भी समझ। तो सुन, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट। ये हो गई एंट्री। अच्छा सर, इस एंट्री की वजह से यहां पर पार्टनर कैपिटल और करंट आता है? हाँ। अच्छा, लॉस का केस होता तो एंट्री पलट जाती, पी एंड एल कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट हो जाता, और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन क्रेडिट हो जाता।
मतलब सो डेबिट पक्ष बड़ा आ जाता, क्रेडिट पक्ष छोटा रह जाता, तो फिर ऐसे केस में मेरे पास यहां पर लॉस आ जाता। वैसे एक बात बताऊं, लॉस का कभी भी एप्रोप्रिएशन नहीं हो सकता, प्रॉफिट का ही एप्रोप्रिएशन होता है। क्योंकि प्रॉफिट होगा तो ही तो आप पता लगाओगे ना कि इसमें से सैलरी बांट सकते कि नहीं, कमीशन दे सकते कि नहीं, क्योंकि ये तो हमारे पार्टनरों का खर्चा है। तो प्रॉफिट का ही हम क्या करते हैं, एप्रोप्रिएशन करते हैं। ठीक है, चले। हाँ, वो बात अलग है कि यहाँ पे अगर लॉस आ जाए P&L वाला, तो फिर ऐसे केस में तो एप्रोप्रिएशन का सवाल ही नहीं आता, वही लॉस पार्टनरों में बढ़ जाएगा। बढ़े आगे। तो ये हमारे पांचों पॉइंट थे जिन वजह से जर्नल एंट्रियां बनती है, जिन वजह से लेजर इंपैक्ट होते हैं और आगे चलते हैं। ठीक है, देखें अब आगे बढ़े। आपको अगर इसके स्क्रीनशॉट लेने हैं तो ले लें, देखें इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये अभी जो समझाया, उसके बाद ये रिजर्व का ट्रांसफ़र समझाया, फिर ये सैलरी कमीशन की एंट्री समझाई, फिर वे आईओडी की एंट्री समझाई, फिर आईओडी की आईओसी की एंट्री समझाई, उसके बाद ये अब आओ P&L अकाउंट और P&L एप्रोप्रिएशन में क्या डिफरेंस होता है। आई थिंक ये सब बातें समझ में आई होगी। जिनको समझ में नहीं आ रही है तो बेटा या तो आपने थोड़ा भी अकाउंट्स को पढ़ के नहीं देखा है। उसके लिए हम जब रेगुलर बैच लेते हैं, रेगुलर बैच बट्टे लगभग 180-190 घंटे की होती है, मतलब ये मान लो 150 क्लासेस लगती है, जब जाकर पूरा अकाउंट समझ में आता है। तो जब हम रेगुलर क्लास लाएंगे इसी यूट्यूब चैनल पर, उस समय आप हमारे साथ जुड़ना और फिर आपको देखना अकाउंट्स में कोई तकलीफ नहीं आने देंगे, ये हमारा वादा है। ठीक है, चलिए इधर बात करते हैं। डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, दोनों में अंतर बताइए सर। तो अंतर सुनो, इट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट के बाद बनता है। ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 11 क्लास में पढ़ा है। प्रोप्राइटरशिप बिजनेस भी बनाते हैं, पार्टनरशिप बिजनेस भी बनाते हैं। बस पार्टनरशिप बिजनेस एक कदम आगे जाके P&L एप्रोप्रिएशन बनाते हैं। आई समझ में? तो ट्रेडिंग के बाद बनता है P&L अकाउंट, और P&L एप्रोप्रिएशन कब बनता है? P&L एप्रोप्रिएशन बनता है आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस। क्लियर? अच्छा, इट शोज द प्रॉफिट अर्नड और लॉस इनकर्ड। याद है P&L अकाउंट से या तो लॉस आएगा या तो प्रॉफिट आएगा, P&L अकाउंट से। लेकिन P&L एप्रोप्रिएशन में इट शोज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। लॉस का केस हो तो एप्रोप्रिएशन हो ही नहीं सकता, प्रॉफिट आएगा तो ही उसको एप्रोप्रिएट करोगे आप। कमाई हुई नहीं है और तुम जोड़ने चले हो, ऐसा हो नहीं सकता ना। घाटे में चल रही है फर्म, लॉस आ गया, नेट लॉस आ गया, तो फिर कैसे एप्रोप्रिएट कर लोगे? तो आओ, इट शोज एप्रोप्रिएशन ऑफ नेट प्रॉफिट और इट शोज प्रॉफिट अर्नड या लॉस इनकर्ड, मतलब नेट प्रॉफिट या नेट लॉस यहां से निकलता है। अच्छा, दिस अकाउंट हैज नाइदर ओपनिंग नॉर क्लोजिंग। इसका ना तो ओपनिंग बैलेंस होता है और ना तो क्लोजिंग बैलेंस होता है। क्यों नहीं होता है? फिर वापस 11th में ले जा रहे हैं, क्योंकि ये जाकर के कैपिटल में या तो जुड़ जाएगा या माइनस हो जाएगा। लॉस होगा तो माइनस हो जाएगा, प्रॉफिट होगा तो जुड़ जाएगा। मतलब ये लेजर ओपन नहीं रहता, क्लोज कर दिया जाता है। दिस अकाउंट में हैव बोथ ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस। इस अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस भी हो सकता है और क्लोजिंग बैलेंस भी हो सकता है। कैसे सर? हम तो इसका प्रॉफिट पार्टनर कैपिटल में डाल देते हैं। तो डाल देते हैं तो मत डाल,
सुन, ये तू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाता है, इधर तू प्रॉफिट लिखता है, नेट प्रॉफिट, फिर सारे पार्टनर रिलेटेड खर्चे डाल देने के बाद, पार्टनर रिलेटेड इनकम लिख देने के बाद, इन सबको घटा लेने के बाद जो बचता है वही ना तुम पार्टनर के बीच में बांटता है। तो तू इसको मत बांट, मैं बोल रहा हूं ना, मत बांट। तो नहीं बांटेगा तो ये बैलेंस शो करने लग जाएगा, बैलेंस कैरीड डाउन हो जाएगा। और ये बैलेंस कहां को चले जाएगा प्यारे बेटा? बैलेंस शीट में चले जाएगा। और बैलेंस शीट में भी लाइबिलिटी साइड में, क्योंकि लाइबिलिटी साइड में क्रेडिट बैलेंस लिखे जाते हैं, और क्रेडिट बैलेंस जो होते हैं वो लाइबिलिटी साइड में होते हैं बैलेंस शीट के, तो बैलेंस शीट में शो होने लग जाएगा ये। और फिर नया साल चालू होगा, नया साल 1 अप्रैल से 31 मार्च वाला। नए साल में फिर पुरानी बैलेंस शीट को तुम देखोगे तो बैलेंस शीट में तुमको पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का बैलेंस शो करता हुआ दिखेगा। बोलो बात समझ में आ रही क्या? और फिर ये पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का बैलेंस बताओ इसी वर्ष का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का क्लोजिंग बैलेंस भी हो सकता है और ओपनिंग बैलेंस भी हो सकता है। बात समझ में आ रही क्या? बढ़े आगे, चलो यही बात यहां लिखी है। दिस अकाउंट में हैव बोथ ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस। चलो, द आइटम्स डेबिटेड टू दिस अकाउंट आर ऑल एक्सपेंसेस चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो सुनो, अच्छा, आइटम्स डेबिटेड टू दिस अकाउंट आर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ये यहां प्रॉफिट का समायोजन है। इसके डेबिट में जो भी खर्चा जो भी लिखते हैं वो पार्टनर रिलेटेड होता है। मर्जी है, देना है तो दो, नहीं देना है तो मत दो। डीड में जैसा दिया रहेगा वैसा करेंगे, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या है, कोई खर्चा हुआ, कोई लॉस हुआ तो वो मेरे को लेना ही पड़ता है, मेरी मजबूरी है। जैसे डेप्रिसिएशन, फिक्स असेट्स पर डेप्रिसिएशन लगा, कहां ले जाओगे? पी एंड एल अकाउंट में ले जाएंगे। पी एंड एल अकाउंट के डेबिट में ले जाना मेरी मजबूरी है, क्योंकि मेरे ऊपर चार्ज है, वो खर्चा लग रहा है, ठीक है। तो चार्ज तो पी एंड एल अकाउंट में ही आते हैं, जबरदस्ती लेना ही पड़ेगा। अच्छा, मजदूरों की सैलरी, मजदूरों की वेजेस, आपके एम्प्लॉय लोगों की सैलरी देना है, मजबूरी देना है। तेरा बिजनेस घाटे में जा रहा हो, कुछ भी हो, तेरे को मंथली सैलरी बांटनी है, मतलब बांटनी है, तो वो सारी सैलरी पी एंड एल अकाउंट के डेबिट में ले लेंगे। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में नहीं आएगी वो मजदूरों की वेजेस और एम्प्लॉय की सैलरी, वो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में नहीं आती, पी एंड एल अकाउंट के डेबिट में आती। तो ये यही बात कह रहा है, जो प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज है वो चार्ज हम लेते हैं यहां पर, और यहां पर क्या करते हैं? प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन करते हैं। आगे, द प्रिपरेशन ऑफ दिस अकाउंट इज नॉट बेस्ड ऑन पार्टनरशिप एग्रीमेंट। यहां पर पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अनुसार इस अकाउंट की मेंटेनेंस नहीं होती है, क्योंकि खर्चे रिकॉर्ड करना, इनकम रिकॉर्ड करना, ये बेसिक जो हमारे अकाउंटिंग के प्रिंसिपल है, अकाउंटिंग के नियम है, उनके अनुसार रिकॉर्डिंग करना पड़ती है, जो सारी की सारी 11th क्लास में हम पढ़े हैं। आपने नहीं पढ़ी है, पढ़ लेना एक बार। तो ये जो अकाउंट बनता है पी एंड एल अकाउंट, ये पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अनुसार नहीं बनता है। तो नॉर्मल हमारे अकाउंटिंग नियमों के आधार पे बनता है। ओके, अच्छा, आगे लिखा, इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर को छोड़कर, इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर्स लोन पर जो इंटरेस्ट दे रहे हैं हम, वो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में ना आकर पी एंड एल अकाउंट में जाता है, क्योंकि वो चार्ज है, चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट है, इसलिए वो पी एंड एल अकाउंट में आता है, ना कि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में। आगे, इंटरेस्ट ऑन लोन की बात कर रहा हूं, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन चार्ज होता है।
इसलिए पी एंड एल अकाउंट में आएगा, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में नहीं आएगा। द प्रिपरेशन ऑफ दिस अकाउंट इज बेस्ड ऑन पार्टनर्स एग्रीमेंट। याद करो, जब भी मैंने ये बताया तुमको पी एंड एल अप्रोप्रिएशन बनाना बताया, जब तो इसमें बताया मैंने आपको कि ये अकाउंट डीड में लिखी हुई टर्म्स कंडीशन के आधार पे बनता है। सैलरी देना है तो देंगे, कमीशन देना लिखा हुआ है देना है तो देंगे, पीएसआर किस रेशो में बटेगा तो उसी रेशो में बांटेंगे, तो वहाँ पर डीड फॉलो की जाती है। और यहाँ पर पार्टनरशिप एग्रीमेंट फॉलो नहीं होता, जो नॉर्मल जो अकाउंटिंग के नियम हैं वो फॉलो होते हैं। ठीक है, खर्चे रिकॉर्ड करने हैं, इनकम रिकॉर्ड करनी है, सेल रिकॉर्ड करनी है, परचेस रिकॉर्ड करनी है, ये सब अकाउंटिंग की नॉर्मल जो प्रोसीजर है उसके अनुसार करते हैं। ठीक है, आगे, वाइल प्रिपेयरिंग दिस अकाउंट मैचिंग प्रिंसिपल, रेवेन्यू को खर्चों से मैच किया जाता है। मैचिंग प्रिंसिपल 11 क्लास में पढ़ा होगा, तो मैचिंग प्रिंसिपल के आधार पर ही ये क्या होता है, यहाँ पर रेवेन्यू रिकॉर्ड किया जाता है और ये अकाउंट मेंटेन किया जाता है। खर्चों को इनकम को खर्चों से कंपेयर करके नेट प्रॉफिट निकाला जाता है। ठीक है, आगे देखो इधर, वाइल प्रिपेयरिंग दिस अकाउंट मैचिंग प्रिंसिपल इज नॉट फॉलोड, यहाँ मैचिंग प्रिंसिपल का फॉलो नहीं होता है। ओके, तो ये मैचिंग प्रिंसिपल क्या है, जो जिस पीरियड के खर्चे हैं उस पीरियड की इनकम से ही कंपेयर होने चाहिए, ये मैचिंग प्रिंसिपल है। तो यहाँ पर वो फॉलो नहीं होता, यहाँ पे फॉलो होता है। ठीक है, आई थिंक समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लें सभी लोग, बढ़े आगे। चलो, ये भी समझा दिया। चल, तो प्यारे बेटा, आज हम कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा बातें करेंगे। देखो बेटा, क्या है, जिंदगी में हमेशा याद रखना, थोड़े थोड़े अच्छे कदम बढ़ाते चलो, अच्छी सीख अपने जीवन में लाते चलो, आपका जीवन भी बेहतर बन सकता है। बस हिम्मत नहीं हारनी। आप अगर हिम्मत हार गए तो फिर तो जीवन ही ख़त्म है। कई लोग मैं देखता हूँ, कई बच्चों से मिलता हूँ, ऐसे बच्चे भी मैंने देखे जो टाइम पास कर रहे हैं, अपने जीवन के साथ टाइम पास कर रहे हैं। तो क्या बात लिखी, देखो आओ, स्वस्थ और संतुलित जीवन जीने के लिए बड़े बदलावों की जरूरत नहीं होती है, छोटे छोटे सुधार भी हमारे जीवन को बेहतर बना सकते हैं। तो सीखना बंद तो जीतना बंद। आप अगर सीखने की ललक जगा लेंगे तो कोई भी काम आप सीख सकते हैं आसानी से और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। सर मेरा जीवन बेहतर, अरे तेरा जीवन से तेरा परिवार जुड़ा है, तेरे परिवार से तेरा समाज जुड़ा है। तेरा जीवन बेहतर होगा तो परिवार अच्छा होगा, परिवार बेहतर होगा, परिवार से समाज बेहतर होगा, और ऐसे समाज बेहतर करते करते हम देश को बेहतर बना लेंगे। तो बच्चे, यही कह रहा हूं, अपने जीवन में छोटे छोटे सुधार लेकर आओ। देखो, हमारा मन जो है, कहीं मन बेईमान तो नहीं है। अगर मन बेईमान है तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। तो आप करें, प्रयास करें, अपने स्तर पर धीरे धीरे प्रयास करें। एक दिन ऐसा आएगा कि आपको बहुत अच्छे अचीवमेंट मिलेंगे। ठीक है, तो मैं तो मेरे जीवन में हमेशा यही फॉलो करता हूं। आज भी मेरे व्हाट्सएप का यही स्टेटस है, व्हाट्सएप नंबर का, जिंदगी में हमेशा उसने बड़ी बात कर ली, जिंदगी में उसने बड़ी बात कर ली जिसने खुद से मुलाकात कर ली। आज भी मेरे व्हाट्सएप का यही स्टेटस है। आप अपने मन को टटोलो, आप क्या कर रहे हैं, रोज क्या कर रहे हैं। अगर आप अपने आप में इंप्रूवमेंट ला रहे हैं, अब हम लोगों को दोष देते हैं, इसकी वजह से ये हो गया, उसकी वजह से ये हो गया। अरे तूने तेरे गिरेबान में कभी झांका, तेरे मन मंदिर में कभी झांका? नहीं झांका। झांको और देखो तुम क्या कर रहे हो। क्या तुम तुम्हारी एक्टिविटी से अपने माता पिता को तो दुखी नहीं कर रहे हो?
तुम अपने एक्टिविटी से समाज में कोई बुराई का प्रचलन तो नहीं कर रहे हो। तो वही बात है, जो अपने अंतर मन में झांकता है वही सुधार की तरफ कदम बढ़ाता है और आगे उसका जीवन अच्छा बनता है। तो इन्हीं लाइनों के साथ जिंदगी में उसने बड़ी बात कर ली जिसने खुद से मुलाकात कर ली। ठीक है, आपको वीडियो पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको हमारी क्लासेस पसंद आ रही है तो शेयर करिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपका अपना चैनल है। थैंक यू वेरी मच।